नमस्कार साथियों। पीछे हमने इनकम टैक्स में धारा 80C की छूट के बारे में देखा था। अब हम बात करते हैं 80D की छूट के बारे में। 80D की जो छूट है वो चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए मिलती है ना। इसमें ये ध्यान रखना है आपको मुख्य रूप से। देखो, वैसे तो छूट के बहुत बड़े बड़े पॉइंट होते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि जैसे चिकित्सा बीमा प्रीमियम की जो छूट होती है वो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि खुद के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, आश्रित बच्चों के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए होती है, ठीक है ना। और मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है कि इसकी जो छूट है वो या तो खर्च की गई राशि या 25,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम हो उतनी राशि पर मिलेगी। और वरिष्ठ नागरिक पर यदि छूट दी जा रही है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए ये लिमिट जो है वो 25,000 की जगह 50,000 हो जाएगी, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप बात करेंगे 80DD की छूट है। देखो, एक असमर्थ आश्रित की चिकित्सा अथवा जीवन निर्वाह पर किए गए व्यय अथवा जमा के संबंध में कटौती। तो इसमें पहली शर्त तो ये 3rd नंबर याद रखनी है आपको कि स्थायी रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है यदि आपका परिवार का कोई सदस्य, तो उसके लिए आपको छूट मिल सकती है। और छूट की राशि जो है वो फिक्स है। देखो, 75,000 रुपये की कटौती। और गंभीर असमर्थता है यदि किसी की, तो 1,25,000 रुपये की कटौती मिल जाएगी। फिक्स राशि है। जैसे 80D में तो क्या था, खर्च की गई राशि या 25,000 दोनों में से जो कम हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स राशि 75,000 की कटौती मिलेगी। और गंभीर असमर्थता है तो उस केस में 1,25,000 की कटौती मिल जाएगी। उसके बाद में 80DDB, ये देखो आपको 80DDB की छूट दी हुई है, चिकित्सा आदि के संबंध में है। ये है केवल आपके कैंसर, एड्स आदि रोगों के इलाज के लिए है, ठीक है ना। इसमें 40,000 रुपये तक की कटौती मिलती है, छूट मिलती है इस धारा में। और वरिष्ठ नागरिक है तो 1,00,000 रुपये की कटौती मिल सकती है, लेकिन वास्तविक व्यय का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तविक खर्चा यदि 40,000 से कम है तो फिर कम की छूट ही मिलेगी, ठीक है ना, ज़्यादा की नहीं मिल सकती उससे। उसके बाद में अगली बात करें हम 80E की छूट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वयं, जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए यदि आपने ऋण लिया है, कोई लोन लिया है, तो उसकी कटौती, पूरी राशि की कटौती मिलती है। जितने आपने ऋण लिया है, ऋण का जितना ब्याज बनेगा उसकी संपूर्ण राशि की कटौती मिलेगी। और कब तक मिलेगी? 8 कर निर्धारण वर्षों के लिए, या संपूर्ण ब्याज का भुगतान जब तक हो, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मेन बात करते हैं कि आवासीय मकान के लिए यदि कोई ऋण लिया है आपने, तो उसके संबंध में आपको कटौती मिलती है 80EE में। कितनी कटौती? पहली बात तो ऋण कब होना चाहिए? 2016-17 में बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लिया है और ऋण की स्वीकृति यदि 2016-17 के ईयर में ही हुई है, केवल ये एक ईयर में हुई है स्वीकृति, तभी इसकी छूट मिलेगी। और ऋण की राशि जो है वो 35 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मकान का मूल्य जो है वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ में जो करदाता है वो अन्य किसी मकान का स्वामी भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो उस व्यक्ति को अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है ब्याज में। ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में 80EEA, देखो, आवासीय मकान संपत्ति प्राप्त करने के लिए बैंक या आवासीय वित्त कंपनी से ऋण लिया है तो ब्याज की संपूर्ण राशि या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम हो। हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ा था कि 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट मिलती है, तो वहाँ 2 लाख तक है। इसके अलावा 1.5 लाख की छूट यहाँ पे मिल सकती है।
तो कुल मिला के 2 लाख प्लस 1.5 लाख 3.5 लाख रुपए की छूट जो है वो मिल सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक वाहन वाली भी ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये 80G वाली देखो जो छूट है ना, ये बहुत ध्यान रखनी है कि यदि आप धार्मिक संस्थाओं या पुण्यार्थ संस्थाओं को दान देते हो कोई, तो दान के संबंध में जो छूट मिलती है वो 80G की छूट मिलती है। वो दान में 2 कैटेगरी होती है, एक 50% की छूट की कैटेगरी होती है, एक 100% की छूट की कैटेगरी होती है। ठीक है ना। 100% वाली छूट में तो कोई लिमिट ही देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप डोनेशन दोगे, जितना दान दोगे, उसकी कंप्लीट पूरी छूट आपको मिल जाएगी। जैसे जनरली क्या होता है, सरकार के जितने भी फंड बने हुए हैं, जैसे अभी कोरोना आया है ना, तो कोरोना में जितने भी फंड बने हुए हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, प्रधानमंत्री सहायता कोष है, कोरोना के अलावा भी बात करें, अकाल राहत कोष है, बाढ़ कोष है, सैन्य सहायता कोष है, मतलब सरकारी जितने भी लगभग कोष बने हुए हैं ना, उन सब पे लगभग 100% विदाउट लिमिट छूट मिलती है। मतलब पूरी की पूरी 50% छूट आपको 100% छूट मिल जाएगी जितना दान दोगे। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थाएं होती है या पुण्यार्थ संस्थाएं होती है, उनमें छूट भी पहली बात तो 100% नहीं मिलती, 50% मिलती है। और दूसरी बात, 50% भी पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तय करेगा समायोजित कुल आय के 10% से अधिक की कटौती नहीं मिलेगी। मतलब जो एडजस्टेड आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी। तो सवाल ये उठेगा कि भाई एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किसको कहेंगे। आपको पता है कि हमारे सैलरी के 5 हेड है। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज। इन 5 हेड की टोटल होगी। टोटल में से जो जो डिडक्शंस मिलनी है वो मिलेगी। उसके बाद में धारा 80 के तहत जितनी डिडक्शन मिल सकती है इस 80G के अलावा, बाकी जितनी डिडक्शन मिल सकती है वो सब घटा देंगे। सब कुछ घटाने के बाद में जो राशि बचेगी ना, उस राशि का 10% निकालेंगे। तो उससे ज़्यादा डोनेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। उससे ज़्यादा डोनेशन यदि दिया है तो पहली बात तो उससे ज़्यादा जितना डोनेशन दिया हुआ होगा वो आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उस पर छूट तो मिलनी नहीं है आपको। और 10% के बराबर के राशि के या उससे कम राशि का डोनेशन है तो जितना डोनेशन होगा उसका 50% आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि समायोजित सकल कुल आय जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें से एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होंगे, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, उनको एक तो घटा देंगे। और धारा 111A के तहत जो अल्पकालीन पूंजी लाभ आते हैं वो भी घटा देंगे। उसके बाद जो होती है ना, बस वही आपकी एडजस्टेड GTI होगी। अच्छा, वस्तु के रूप में यदि किसी ने दान दिया, देखो पैसे कैश दान दे तो अलग चीज़ है, वस्तु के रूप में यदि दान दे तो फिर आपको उसकी छूट नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये और नगद में यदि दान 2000 रुपये से ऊपर दे रहे हो तो छूट नहीं मिलेगी। नगद में मतलब कैश। यदि आप बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अपने बैंक खाते से यदि आप पेमेंट कर रहे हो, किसी को 1 लाख का दान दे रहे हो और आप लिमिट में आ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश यदि डोनेशन दे रहे हो तो हाईएस्ट कैश डोनेशन पे आपको 2000 रुपये तक की ही छूट मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है। अगली बात करते हैं धारा 80G मकान किराए के संबंध में कटौती की। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इस स्थिति में पहली बात तो करदाता का या उसके जीवन साथी का कोई मकान नहीं होना चाहिए। मकान है नहीं तभी ये मिलेगी। दूसरी बात, नियोक्ता से यदि मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है तो ये छूट मिलेगी। यदि आपको मकान किराया भत्ता मिल रहा है नियोक्ता से तो फिर ये छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखने की बात है। और इसकी छूट कितनी हो सकती है, देखो तो एक तो समायोजित कुल आय जितनी होगी ना, उसके 10% से ज़्यादा यदि किराया चुकाया है आपने तो आपको उसकी छूट मिलेगी। 10% तक चुकाया है तो छूट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, समायोजित कुल आय का 25% निकालेंगे। और 5000 रुपये प्रति माह। 3 पॉइंट है ये। इन 3 पॉइंट में से जो भी कम होगा ना, बस उसी की छूट दे होगी, उससे ज़्यादा की छूट किसी भी कंडीशन में दे नहीं होगी। ठीक है। तो ये कुछ डिडक्शंस मैंने आज पढ़ाई है आपको, इनको ध्यान से देखो, समझो
ठीक है, बाकी की बची हुई डिडक्शंस जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।